जामा मस्जिद में, जिसे कहा जा रहा है कि वो बेसिकली हरिहर मंदिर है, उसका अदालती आदेश पर सर्वे होना था, तो पुलिस पर पथराव करा दिया जियाउर रहमान बर्क ने। जियाउर रहमान बर्क ने जो सफाई दी है उससे संभल बिजली विभाग है वो संतुष्ट नहीं, और बिजली विभाग जब संतुष्ट नहीं हुई तो कहा है इससे अब तुम्हारी कुर्की हो जाएगी। कि कैसे संभल में का जो एक जिहादी है वो पाकिस्तान के एक मौलाना से सलाह ले रहा है कि हम कैसे यहाँ दंगा करेंगे। कपिल सिब्बल ने तिस्ता सी तलवार के लिए दो बार सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठा दी, एक रात में, शनिवार के रात, छुट्टी की रात में। वो कपिल सिब्बल अपने जियाउर रहमान बर्क, अपने सांसद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। नमस्कार, कैसे हैं आप? संसद का बजट सत्र इसी महीने से शुरू है, आखिरी हफ्ते से, और क्या इस सत्र में भी संभल का सांसद जियाउर रहमान बर्क गायब रहेगा? आपको याद है जियाउर रहमान बर्क, संभल का वो जिहादी उन्मादी सांसद जिसने धमकाया था पुलिस को, जिसके ऊपर कई तरह के मामले दर्ज हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जियाउर रहमान बर्क अपनी एफआईआर रद्द करवाने गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धक्के मारकर भगाया और कहा कि रेगुलर पेश होना थाने में। इसके बाद भी बर्क यह हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मामला संभल में दंगा कराने का है। जब संभल के उस जामा मस्जिद में, जिसे कहा जा रहा है कि वो बेसिकली हरिहर मंदिर है, उसका अदालती आदेश पर सर्वे होना था, तो पुलिस पर पथराव करा दिया जियाउर रहमान बर्क ने अपने उन्मादी महिलाओं के माध्यम से। उस समय जियाउर रहमान बर्क को लगा कि ये तो सामान्य मामला है, हम तो पत्थरबाजी करने के लिए पैदा हुए हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी करना, निर्दोषों पर पत्थरबाजी करना। लेकिन जियाउर रहमान बर्क ये भूल गया था कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार है, ईंट से ईंट बजा देगी। बरमूला जियाउर रहमान बर्क गायब है। उसे उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड विभाग ने 3 बार नोटिस जारी कर दिया है, और तीसरी बार की तारीख भी आज खत्म हो गई। अब उसके घर कुर्क कर लिए जाएंगे। तो वो दीपा सराय, संभल का वो दीपा सराय जहां आम आदमी जाने से खौफ खाता था, डरता था, पुलिस की हिम्मत नहीं होती थी दीपा सराय इलाके में एंट्री करने का। दीपा सराय खौफ का दूसरा नाम था। उस दीपा सराय में बिजली विभाग की टीम गई तो पता चला कि संभल का सांसद जियाउर रहमान बर्क बिजली चोर है। माननीय सांसद होकर के वो बिजली चोरी करता है। निर्लजता छोड़िए, जिहादी तो स्वभाव से होगा, वो बिजली चोरी करता था। उसके घर 2-2 किलोवाट के 2 मीटर थे, लेकिन उसने 16 किलोवाट का अवैध लगा करके चोरी किया। बिजली बोर्ड तो घबरा रही है, बिजली विभाग तो कह रहा है कि कुछ महीनों की चोरी है, लेकिन बताया जा रहा है जानकारी के मुताबिक कि सालों से इसके दादा ने भी बिजली चोरी की। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार उसका हिसाब कर रही है तो बर्क गायब है। सोचिए ना, इसके पास कपिल सिब्बल है, समाजवादी पार्टी का सांसद है कपिल सिब्बल। आजम खान ने अखिलेश यादव के गर्दन पर सवार होकर के सिब्बल की सवारी की थी। सिब्बल को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा भेजा था जब कांग्रेस की हैसियत खत्म हो गई राज्यसभा भेजने की। जब आरजेडी की हैसियत खत्म हो गई, सिब्बल लगातार 2 बार आरजेडी कोटे से लोक राज्यसभा का सांसद रहा। अब बिहार में आरजेडी की औकात खत्म हो गई, लालू को अपनी बेटी के अलावा किसी को देने के लिए रह नहीं गया, तो सिब्बल को आजम खान ने अपने कब्जे में लिया ताकि आजम खान को जेल से सिब्बल राहत दिला सके। 100 से ज्यादा जो मुकदमे सिब्बल पर हैं, अब आजम खान पर हैं, सिब्बल उसे मुक्ति दिला सके। कुछ मामले में सिब्बल ने मौज तो दिलाया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, कब तक चलता कोर्ट फिक्सिंग का काम।
अब इंटरेस्टिंग ये है कि जियाउर रहमान बर्क के घर की कुर्की की एक तरह से चेतावनी दे दी गई है। संभल की में बिजली चोरी में संभल के एक्शन सांसद के अलावा 16 मस्जिद और 2 मदरसे नामजद। सोचिए, मस्जिद नामजद है, मस्जिदों में बिजली चोरी हो रही है। भगवान के अल्लाह मियां के घर में भी ये चोरी के बिजली से सप्लाई करते थे। 2 मदरसे और 16 मस्जिद में ये अवैध चोरी हो रही थी। इस सब मामले में बिजली विभाग ने जब एक्शन लिया है तो पता चला, आप देखिए, यही जियाउर रहमान बर्क है। जरा चेहरा देखिए, इसको उन्माद फैलाता था। ये मेंबर पार्लियामेंट है, इसका दादा बुढ़ऊ जो है वो उस समय जहर उगलता था। उत्तर प्रदेश संभल जिले के बिजली विभाग की ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। जोन ने बिजली चोरी के सर्वाधिक मामले संभल जिले से सामने आए हैं। संभल में बिजली चोरी के 135 से अधिक और 1040 1400 एफआईआर दर्ज की गई। इसमें समाजवादी पार्टी का सांसद जियाउर रहमान बर्क और 16 मस्जिदों समेत 2 मदरसे हैं। इसमें बिजली विभाग ने 11 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सोचिए उन्मादी जिहादी कितनी चोरियां करते थे। 11 करोड़ तो सेलेक्टिव कुछ एरिया से, और इसमें 2 करोड़ रुपए लगभग सिर्फ जियाउर रहमान बर्क को देना है। जियाउर रहमान बर्क ने जो सफाई दी है उससे संभल पुलिस संभल जो बिजली विभाग है वो संतुष्ट नहीं हुई। और बिजली विभाग जब संतुष्ट नहीं हुई तो कहा है इससे कि अब तुम्हारी कुर्की हो जाएगी। 123 भवनों पर चलेगा बुलडोजर। ये योगी पुलिस ने साफ कर दिया है, उसमें जियाउर रहमान बर्क का भी है। तो 2 करोड़ रुपए नहीं देने के मामले में अब जियाउर रहमान बर्क के दीपासराय स्थित घर पे बुलडोजर चलाने का आदेश। संभल के 123 भवनों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। जारी किया गया नोटिस, दे दी गई चेतावनी। जियाउर रहमान बर्क को भी चेतावनी दे दी गई है और कहा है कि तुम्हारा अब जो है वो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी और तुम्हारे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। तब आपको याद होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जियाउर रहमान बर्क को इस तरह की चेतावनी पहले ही दी जा चुकी हुई थी, लेकिन इसे लग रहा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं। तो संभल में अब सब कुछ सलीके से किया जा रहा है। नाले के ऊपर बनाया गया निर्माण, इन तमाम चीजों को ध्वस्त किया जा रहा है। तब आपको योगी आदित्यनाथ के एक बयान जो हैं, जो भी हाल के दिनों में जारी किए गए थे, वो बयान आपको याद दिलाना चाहता हूं। उससे पहले देखिए संभल के डीएम का भड़का गुस्सा। कहा सभी तीर्थ स्थल और कूपों को हटाया जाएगा, अवैध कब्जा हटाया जाएगा। लेकिन ये सब चीजें क्यों हो रही है जानते हैं आप? ये सब चीजें सिर्फ इसलिए हो रही है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी ने हाल ही में जो बात कही है उसको आपको और हमें बहुत गहराई से सुनने की जरूरत है। वक्त की संपत्तियों का सर्वे हो रहा है और इसी ये दौरान योगी आदित्यनाथ ने क्यों कहा है? वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों की जांच की गई। कोई माफियाओं का बोर्ड है, वो माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, 1-1 इंच लैंड लेंगे। अब सोचिए, योगी ने कहा यार ये भू माफियाओं का लैंड है, 1-1 इंच जमीन ये छीन लेंगे, याद रखना। यही बात जियाउर रहमान बर्क के कानों तक पहुंची है। अब सोचिए, जो धमकी देता था, आपको ये क्या थे, वो सफेद दाढ़ी बीच में रंग करके चारों तरफ काली करने वाला वो तौकीर रजा कहता था ना कि हम सड़कों पे आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। वो तौकीर रजा गायब है। एक कुंभ में कोई जहर नहीं उगल रहा तौकीर रजा। ये महाकुंभ उत्तर प्रदेश में हो रहा। जियाउर रहमान बर्क कोई जहर नहीं उगल रहा। ये जहर उगलने की जिम्मेदारी सीधे अखिलेश यादव को सिर्फ दे दी गई है। सिर्फ कुंभ पर साजिश की जिम्मेदारी अखिलेश यादव को है। कोई भी उन्मादी कुंभ पर जहर नहीं। जियाउर रहमान बर्क चुप है, तौकीर रजा चुप है, आजम खान अंदर है और मुख्तार अंसारी अतीक अहमद मिट्टी में मिल चुका हुआ है। तब इस बात को समझिए, संभल का वो दीपासराय जो इलाका है उससे कई लोग जो हैं, जो वहां से भागे हुए हैं, उसमें बड़े पैमाने पे लोगों को बसाया जा रहा है। उन इलाकों में जहां से वो भागे हैं, उन इलाकों में बसाया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग ये है कि आप चौंक जाएंगे कि इलाके के कई लोग जिनको जो
अब तक उत्पात और उन्माद फैला रहे थे, वो कहना शुरू कर दिए हैं, जिनके घर तोड़े जा रहे हैं वो कहना शुरू कर दिए कि हाँ ये तो वक्फ की जमीन है तो तोड़ी जा रही। आप कल्पना कर सकते हैं, कल हमने एक वीडियो भी दिखाया था आपको कि संभल के जिहादी पाकिस्तान के मौलानाओं से सलाह ले रहे हैं। वो पाकिस्तान के मौलानाओं से कह रहे हैं कि हमारा जो है, कब हम संभल में जो हमारी मस्जिद थी वो मस्जिद हमसे छीनी जा रही है। हम लोगों ने कल उसका विश्लेषण किया था और अब जाकर, परसों किया था 2 दिन पहले, अब जाकर तमाम टेलीविजन चैनल उस वीडियो को दिखा रहे हैं। जो 10:30 का अपना रेगुलर शो है उसमें हम लोगों ने एक वीडियो दिखाया था 2 दिन 3 दिन पहले कि कैसे संभल में का जो एक जिहादी है वो पाकिस्तान के एक मौलाना से सलाह ले रहा है कि हम कैसे यहां दंगा करेंगे, कैसे हम उन्माद फैलाएंगे। इस मामले में योगी पुलिस ने हंटर उठा लिया है और ये तय किया है कि इन सब का इलाज किया जाएगा। अब सोचिए कि जिस संभल में इस स्तर का खेल चल रहा था, जिस संभल में लोग, ये दीपासराय इलाका था, आपको वो वीडियो पहले मैं दिखाता हूं, तब आपको ये दिखाऊंगा कि अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा है। ये संभल का सच है, ये जियाउर रहमान, ये पुराना वीडियो है। आज जब हम लोगों ने जब परसों इसे दिखाया तब से तमाम टेलीविजन चैनल अब इस वीडियो को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस संभल पुलिस इसको तलाश रही है। चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आकिल भाई, कहाँ से आप? जी यूपी डिस्ट्रिक्ट संभल से। जी अपना सवाल करें। सर मेरा सवाल ये था, हो सकता है आपने भी न्यूज सुनी हो संभल की जो यहाँ पर चल रहा है। नहीं, मेरे इल्म में नहीं है। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में एक मस्जिद थी तकरीबन 300-400 साल पुरानी, तो उस मस्जिद में जो है सर्वे हुआ था उसका, तो वो गैर मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि ये मंदिर था यहाँ पर पहले। तो जब उसका सर्वे चालू करा ना, फिर पब्लिक भटक गई, जुमे का दिन था तो पथराव हो गया, पब्लिक ने पथराव करा और जो ब्रिटिश प्रशासन फोर्स, उन्होंने जो है फायरिंग चालू कर दी। तो फिर उसमें कुछ लोग 3-4 बंदे मारे गए हैं, तो क्या हम उन्हें शहीद कहें? नहीं, वो क्यों मारे गए हैं? वो मस्जिद की वजह से, क्योंकि जो गैर मुस्लिम है वो मस्जिद पे कब्जा करना चाह रहा है ना, मंदिर बता रहा है, वो कह रहा है यहाँ पर मंदिर था पहले। नहीं, तो गैर मुस्लिम अगर कब्जा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार होगा ना। एक आम आदमी का तो काम नहीं है कि उस पर घर पे कब्जा हो रहा है तो वो उसके दिफा के लिए सामने आ जाए। उसके लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, पुलिस स्टेशन है। खुद से अगर इस तरीके से करेंगे तो इससे तो दंगा फसाद ही खड़ा होगा। जी, बाकी जो भी मुसलमान नाहक मारा जाएगा, जाहिर है वो शहीद ही है, लेकिन आपको एक सियासी रास्ता इख्तियार करना चाहिए बजाय खुद कानून हाथ में लेने के। सेकंड क्वेश्चन कर लें। सर मेरा ही मतलब ये है कि हमने खुद कानून हाथ में नहीं लिया है, वो कानून हाथ में ले रहा है और फोर्स भी जो है वो उनकी साइड में ही है। तो आप अदालत का उनकी गोली से ही मारे गए हैं। अदालत का रास्ता इख्तियार करें। खुद से कोई फोर्स बना के, कोई जत्था बना के उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, उसका नुकसान ही होगा। मेरा तो ये मशवरा है। अब पाकिस्तान में बैठे मौलाना को भी पता है कि अज्ञात वीर वहां भी अब एक्शन लेते हैं। आपने अभी आज भी मैं बोल रहा हूं, हाईजैक करने वाला एक मौलाना, उसको भी अज्ञात वीर ने निपटा दिया। इस मौलाना को पता था, ये मौलाना जान रहा है, इस मौलाना को पूरा अंदाजा है साहेब कि अज्ञात वीर उसका क्या हाल करेंगे। इसलिए इसने कहा कि कानून हाथ में लेने का नहीं है, पुलिस प्रशासन को बताइए, अदालत जाइए। लेकिन ये बौड़ाया हुआ था। आज मैं देख रहा था तमाम टेलीविजन चैनल पर यह वीडियो चल रहा है जो हम लोगों ने 2 दिन पहले दिखाया था। वीडियो है पुराना, लेकिन खबर का एंगल किसी को नहीं मिल रहा था। हमने जब इसके मायने को समझे तो अब तमाम टेलीविजन चैनल 2 दिन बाद इस वीडियो का विश्लेषण कर रहा था। उसके बाद डीएम तक बात पहुंची। एसएसपी ने कहा है कि इस जिहादी को हम ढूंढ रहे हैं और बहुत जल्दी हम इसे गिरफ्तार कर लेंगे। संभल पे चप्पे चप्पे में इसकी पहचान की जा रही है। ये खबरों का इंपैक्ट होता है जो 2 दिन पहले हम लोगों ने इसका विश्लेषण किया। अब सोचिए कि यदि योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं होती
तो इस तरह के वीडियोस आते, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं होता। और क्या किसी की हिम्मत होती कि बिजली विभाग की टीम दीपा सराय जैसे इलाके में जाए? हमारे एक व्यूअर्स हैं अशोक शर्मा जी, मैंने कई बार बताया कि उनने कहा कि उनका बैंक लूटा गया। जब वो बैंक मैनेजर थे एक समय में 78 में, उनका बैंक लूटा गया और पुलिस गिड़गिड़ाती रह गई, दीपा सराय में एंट्री नहीं कर पाई कि लुटेरों को वापस कर दो। सोचिए, ये ऐसा इलाका है दीपा सराय, और इसी देश में है। उस दीपा सराय में जियाउर रहमान बर्क रहता है, लेकिन गायब है। उसे नोटिस चस्पा कर दिया गया उसके घर पे। हिम्मत नहीं है कि उस नोटिस को उखाड़ करके फेंक दे। और कमाल की बात यह देखिए कि जियाउर रहमान बर्क, हाईकोर्ट में उसकी अर्जी खारिज हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और लोग कहते हैं कि बदला क्या है इस 10 साल में? जियाउर रहमान बर्क, जिसके पास कपिल सिब्बल जैसा सांसद उसका वकील है। कपिल सिब्बल का मतलब है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा सुपीरियर। कपिल सिब्बल ने जो चाहा है वही किया सुप्रीम कोर्ट ने। कपिल सिब्बल ने चाहा, जब तक चाहा तब तक राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई। कपिल सिब्बल ने चाहा तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ अपने साथी जजों के साथ नाच गाना देख रहे थे रात में, और कपिल सिब्बल ने कहा दौड़ करके सुप्रीम कोर्ट आ जाओ, हमारी तिस्ता सी तलवार की हियरिंग लगवाओ। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2-2 बार बेंच बनाई एक ही रात में। ये शर्म की बात है। कई बार मुझे घिन आती है इस व्यवस्था से। तिस्ता सी तलवार के लिए शनिवार की रात में सुप्रीम कोर्ट 2 बार 2-2 बेंच बैठी। और ये जब ऐसे जज जब कहते हैं कि भाई जुडिशियरी का सम्मान होना चाहिए, तो एक बार गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि इन सिब्बलों के कारण आपने जुडिशियरी की साख कैसे गिराई है। अब कल्पना कीजिए, फिर इसको जोड़िए आप कि जिस कपिल सिब्बल ने तिस्ता सी तलवार के लिए 2-2 बार सुप्रीम कोर्ट में बेंच बैठा दी एक रात में, शनिवार के रात, छुट्टी की रात में, वो कपिल सिब्बल अपने जियाउर रहमान बर्क, अपने सांसद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी और कहा कि पुलिस के सामने रेगुलर पेश हो, वरना घसीट कर ले जाएगी पुलिस तुम्हें। तुम्हारी अर्जी पर हम, तुम्हारी एफआईआर को हम रद्द नहीं कर सकते। तो एफआईआर रद्द करवा लेते सिब्बल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में। 15 दिन हो गए अर्जी खारिज हुए जियाउर रहमान बर्क की। जियाउर रहमान बर्क सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे। इससे पहले क्या होता था? सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील सुप्रीम हाईकोर्ट में अर्जी नहीं ले जाते थे अपने क्लाइंट की, सीधे सुप्रीम कोर्ट में होता था। एक सिंपल सा चिरकुट सा मामला था। कांग्रेस पार्टी का मुख्य प्रवक्ता पवन खेरा को जब दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया, अभी उसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 5 जजों की बेंच के सामने में जस्टिस चंद्रचूड़ हियरिंग कर रहे थे, और सिंघवी ने न लोअर कोर्ट में सुनवाई होने दी, न हाई सेशन कोर्ट में मामला गया। मतलब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट से ऊपर सेशन कोर्ट होता, वहां भी नहीं गया, हाई कोर्ट नहीं गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट में, वो भी सीजीआई की कोर्ट में गए और पवन खेरा को पुलिस के चंगुल से मुक्त करा लिया। ये ताकत सिब्बल और सिंघवी की रही है। इस देश में 11 साल से भले ही नरेंद्र मोदी की सरकार है, लेकिन सिस्टम सुप्रीम कोर्ट में उन्हीं वकीलों का चलता है। रविशंकर प्रसाद जैसे लोग अभी भी झाल बजा रहे हैं, कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। सिस्टम आज भी इनका चलता है। तो सोचिए कि ये सिब्बल जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, जियाउर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी का लोकसभा का सांसद है, और हाईकोर्ट के याचिका अर्जी को, हाईकोर्ट द्वारा खारिज अर्जी को जियाउर रहमान बर्क सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर पाया। बिजली चोरी के मामले में, क्योंकि निर्लज्जता का है, सोचिए यदि बिजली, क्योंकि समझा दिया गया होगा सिब्बल की सोशल मीडिया का दौर है, और यदि ये मामला सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, तुमने बिजली चोरी की है और ये पूरी तुम्हारी जलालत हो जाएगी, यदि सुप्रीम कोर्ट में जलालत हो गई तो साख खत्म हो जाएगा। इसीलिए हिम्मत नहीं कर पाए। और ये साख क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उसी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आए थे कि उसी दीपा सराय इलाके में, जो संभल के दीपा सराय इलाके में जो मस्जिद है, उस मस्जिद में जो सर्वे होना था, उस सर्वे को सिर्फ नहीं रोका गया, पूरे देश के अंदर के सर्वे को रोक दिया गया। एक दीपा सराय के एक मस्जिद जो सही मायने में हरिहर मंदिर है, उस मंदिर में सर्वे होना था, सिर्फ सर्वे होना था, कुछ होना नहीं था। ऐसा नहीं था कि खुदाई होनी थी कुछ, उस सर्वे को ही नहीं रोका गया, पूरे देश में सर्वे रोक दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश धरा का धरा रह गया,
पूरे संभल में मस्जिद मंदिरें निकलनी शुरू हो गई। वो अवैध कब्जा क्यों? क्योंकि जब दीपा सराय इलाके में अवैध बिजली चोरी का मामला, बिजली विभाग की टीम पहुंची, पता चला बिजली चोरी कर रहे हैं ये। तो बिजली चोरी के दौरान बिजली विभाग की टीम को पता चला कि यहां तो अवैध निर्माण है और मंदिर है, पुराना ऐतिहासिक मंदिर है। फिर उन मंदिरों की तलाशी हुई तो कई अवैध निर्माण जो है वो सामने आए। अब सोचिए, जो लोग मस्जिद में अवैध सर्वे रोकने के लिए पत्थरबाजी कर रहे थे, जो लोग हर जगह पत्थरबाजी कर देते हैं, उनकी औकात देखिए क्या है। और वो भी उस दीपा सराय में। उस दीपा सराय में बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जिस बुलडोजर पर ब्रेक लगा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और अखिलेश यादव खुश हो रहे थे जब बुलडोजर जिहादियों के घर पे चलने शुरू हुए। तो योगी ने कह दिया कि अपने अपने हटाओ। बुलडोजर जब चलने लगे तो जिसके घर पे बुलडोजर चल रहे हैं वो खुद ही मकान तोड़ रहा है और कह रहा हाँ अवैध निर्माण हमारा है तो टूटेगा ही। जरा सुन लीजिए भाई साहब, कल तक ये पत्थर चलाते, लेकिन अब जब मस्जिद, ये देखिए जरा सा, तो वो तो टूटेगी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। अच्छा, क्या मामला था ये आपका? आज मकान गिराया प्रशासन ने। अवैध जमीन है जी, तो वो तो टूटेगी। कह रहा अवैध जमीन है साहब तो टूटेगी ही। ये खुद कह रहा है कि अवैध जमीन है तो टूटेगी ही साहब। आप सोचिए, ये कल तक ये लोग क्या कहते? कल तक ये लोग जो है ना, कल तक ये लोग यही कहते कि हमारी मस्जिद, हमारा घर कैसे कोई तोड़ सकता है, हम तो जिहादी हैं, हमारा घर कैसे तोड़ सकता है, हम तो तुष्टीकरण के वोटर हैं, हमारा घर कोई कैसे तोड़ सकता है। लेकिन घर टूट जाएंगे तो कहेंगे कि अतिक्रमण। अब देखिए, कह रहा कि संभल, ये तो फिर जब ऑलरेडी हमारा घर अवैध है तो टूटेगा ही। ये खुद कह रहा कि हमारा घर अवैध है तो टूटेगा ही। ये कल्पना कर सकते हैं आप। दरअसल संभल का सच ये है कि उस इलाके में अब लोग खुद ही अपना घर तोड़ रहे हैं और पुलिस ने कह दिया है, प्रशासन ने, कि अपना घर 123 भवनों पर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। जारी किया गया नोटिस, दे दी गई चेतावनी का अपना घर खुद तोड़ लो। संभल पुलिस ने कह दिया अपना घर खुद तोड़ लो, वरना यदि हम तोड़ेंगे तो वसूली भी करेंगे और फिर दूसरे ढंग से हालत होंगी। तो ऐसे में पूरे इलाके में जिन लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, सब खुद ही अपना घर तोड़ रहे हैं। और जियाउर रहमान घर कहते हैं जब खुद की फंसी हुई है तो नेतागिरी क्या करेंगे। अब जब अपनी फंसी हुई है तो 500-500 रुपए के पत्थरबाज कहां से लाएंगे, वो दादी अम्मा कहां से लाएंगे जो शाहीन बाग में बैठाया गया था जेम्स राय के चेलों के द्वारा। तो संभल का सच बहुत कुछ बयां कर रहा है। संभल का सच इस देश को चेतावनी भी दे रहा है, इस देश को समझा भी रहा है। कल्पना कीजिए कि पृथ्वीराज चौहान का इलाका है, यहां कुछ तुर्क गुंडे आए, और सोचिए कुछ तुर्क गुंडे आए, संभल का यही इतिहास है और इसीलिए यहां नेजा मेला लगता है। मैं 10 बार कह चुका, मुझे लगता है मेरी आवाज योगी आदित्यनाथ जी तक जरूर पहुंचेगी कि सबसे पहले अब की बार नेजा मेला बंद होना चाहिए और ये आप सबको मुहिम सोशल मीडिया पर चलाना चाहिए। नेजा मेला होली के समय लगता है और 1.5-2 महीने बाद होली जो है वो महापर्व होली का आ रहा है। होली के 3-4 के बाद का जो नेक्स्ट मंगलवार है उसमें नेजा मेला 3 दिनों का लगता है। ये नेजा मेला दरअसल हिंदुओं को अपमानित करने वाला मेला है। नेजा मतलब सर कलम करने वाला हथियार, फरसा। और ये नेजा मेला लगता है क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के बच्चे को यहां हराया जो गया, तुर्कियों को यहां बुला करके कहा जाता है कि पृथ्वीराज, आरोप लगाया गया ऐसा कि पृथ्वीराज चौहान के बेटों ने एक मौलाना की बेटी के साथ वो गलत नजर था, ऐसा इन लोगों का आरोप है। और इसीलिए तुर्कियों को बुलाया गया और तुर्की यहां आए और पृथ्वीराज चौहान को पस्त किया। इसी के जश्न में, इसी जीत के जश्न में वो नेजा मेला मनाते हैं और दरअसल वो हथियार भांज करके अपमानित करते हैं। वहां के हिंदू अपमानित होते हैं इस मेला से और इसीलिए इसको सौहार्द मेला टाइप कुछ नाम दे दिया गया है। लेकिन फिर भी ये नहीं मान रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। और मुझे लगता है कि योगी पहले ये तैयारी कर रहे हैं नेजा मेला खत्म करने से पहले, ताकि संभल को समतल किया जा सके
और संभल को पुराना सौहार्द, पुराना गौरव वापस किया जा सके, जैसे अयोध्या को मिला, जैसे काशी को मिल रहा है, जैसे मथुरा को। उसी ढंग से संभल, उसी ढंग की हमारी ऐतिहासिक शहर है। और इसीलिए मुझे लगा कि इस पर विश्लेषण करके समझने की हम सबको बहुत जरूरत है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।